नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम देवभूमि समाचार में आप सबका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय पहुंचकर समीक्षा बैठक की। दरअसल सीएम धामी ने पंचायती राज विभाग की योजनाओं और कार्यों की समीक्षा की। बैठक में पंचायती राज मंत्री सतपाल महाराज भी मौजूद रहे। खबर केदारनाथ से है, जहां कांग्रेस की केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा आपदा के चलते सामान्य स्थिति होने तक स्थगित कर दी गई है और राहुल गांधी के दिशा निर्देश पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष करण मारा ने यह ऐलान किया है। सीतापुर तक यात्रा पहुंच गई थी और शुक्रवार को सीतापुर से आगे रवाना होनी थी। सामान्य स्थिति होने के बाद कांग्रेस फिर से सीतापुर से आगे की यात्रा शुरू करेगी। केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा के तहत कांग्रेस द्वारा आज 10वां दिन सीतापुर, जो कि केदारनाथ से मात्र लगभग 20 किलोमीटर दूरी पे है, वहां हमारी यात्रा कल रात पहुंच गई थी। आज सुबह हमें पुनः 8 बजे मूव करना था, लेकिन जिला प्रशासन के अनुरोध के बाद और वहां की वास्तविक स्थिति को समझने के बाद कांग्रेस के माननीय अध्यक्ष करण मेहरा जी द्वारा और समस्त कांग्रेस के वरिष्ठ नेता द्वारा निर्णय लिया गया कि यात्रा को अभी स्थगित किया जाए और जब मार्ग सुचारू रूप से केदारनाथ का चलने लगे तो इसके बाद हम यात्रा पुनः सीतापुर से स्टार्ट करेंगे और जल आदि जिस भी सोच और मंतव्य के साथ ये यात्रा निकाली जा रही थी उसको हम केदारनाथ बाबा के समक्ष रखेंगे। दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, कांग्रेस ने निर्णय लिया है कि राहत शिविर आज ही से हमने लगा दिए हैं और बहुत सारी जगह जहां मार्ग सुचारू नहीं हो पा रहे हैं उन जगह पर भी कांग्रेस जन अपना सहयोग कर रहे हैं। सच्चाई यह है कि स्थिति बहुत भयावह है, जो आप देख या सुन रहे हैं स्थिति ग्राउंड जीरो में वो नहीं है। सच्चाई यह है कि कई लोग इस त्रासदी में और जनहानि जबरदस्त तरीके से हुई है। मैं सिर्फ सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं, यही कहना चाहता हूं कि ये इस त्रासदी को व्यक्तिगत त्रासदी समझकर इसमें राहत कार्य को तेज करें, क्योंकि अब वहाँ जो इंतजामात हैं वो पर्याप्त नहीं है। देखिए, जिस तरीके से पूरे प्रदेश में दरिया आई है, 9 लोगों की मृत्यु हुई है और तमाम जगह पर नुकसान हुआ है, लैंडस्लाइड आए, लोगों के मकान गिर गए, लोगों की गौशालाएं गिर गई हैं और जगह जगह नुकसान हो रहा है। और माननीय श्री केदारनाथ धाम का रास्ता भी बड़ा अवरुद्ध है, वहाँ आगे जाने की मनाही और प्रशासन के अनुरोध पर माननीय अध्यक्ष जी ने आगे की यात्रा को फिलहाल स्थगित किया है। जैसे ही रास्ता सुचारू रूप से संचालित होगा, यात्रा सुचारू रूप से संचालित होगी, तो निश्चित रूप से कांग्रेस के कार्यकर्ता माननीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में केदारनाथ जाकर जलाभिषेक करेंगे और विश्व के कल्याण के लिए, देश के कल्याण के लिए, प्रदेश के कल्याण के लिए और भाजपा की सद्बुद्धि के लिए, विशेषकर केंद्र और राज्य सरकार की सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना करेंगे। अगली खबर केदारनाथ से है, जहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी के आह्वान पर केदारनाथ के सोनप्रयाग में आई दैवीय आपदा में कांग्रेस नेता एनडीआरएफ की मदद करते नजर आए। कांग्रेस नेता पहाड़ से रस्सी के माध्यम से यात्रियों के बचाव कार्यों में सहयोग किया। आपदा के चलते कांग्रेस अपनी यात्रा को स्थगित कर चुकी है। अगली खबर जसपुर से है, जहां कैबिनेट मंत्री सौरभ बगुड़ा नादेही शुगर मिल का निरीक्षण करने पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। कैबिनेट मंत्री सौरभ बगुड़ा ने शुगर मिल का निरीक्षण कर चीनी मिल अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए और 31 अक्टूबर तक मिल को सुचारू रूप से शुरू करने के आदेश दिए। कैबिनेट मंत्री ने लोगों की समस्याओं को भी सुना और उनके निवारण के लिए संबंधित विभाग को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। जब से चीनी मिल का प्रभार मैंने संभाला है, हमारी कोशिश यही रही है कि हर चीनी मिल सुचारू रूप से चल सके, उसके जितने भी रिपेयर्स होने हैं, जितनी भी उसकी तैयारियां होनी है, वो सीज़न से पहले हो जाए। किसी भी किसान को अव्यस्तता ना झेलनी पड़ी मिल के खराबी की वजह से या हमारे सरकार के या अधिकारियों के रवैयों की वजह से। तो मैं आज नादेही चीनी मिल का निरीक्षण करने आया हूँ। जिलाध्यक्ष जी हैं, हमारे विधायक जी हैं, पूर्व विधायक जी यहाँ पर हैं, पार्टी के हमारे कार्यकर्तागण हैं।
और मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसी कमी कुछ एक दो पॉइंट उठाए गए हैं यहाँ पे लोकल लोगों के द्वारा। मैंने आश्वस्त किया है इनको कि हर पॉइंट को ध्यान से देखा जाएगा। मिल की तैयारी अच्छी चल रही है। मैंने कोशिश यही करी कि हमारी सरकार की तरफ से और मिल के प्रबंधन की तरफ से ये कोशिश करी जाएगी कि 31 अक्टूबर तक इसका फाइनल ट्रायल रन करके हम मिल को तैयार कर दें, ताकि सीज़न आने पे मिल समय पे शुरू भी हो सके, ब्रेकडाउन्स ना हो और हमारे किसानों को फायदा मिल सके। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर देहरादून से है, जहां प्रदेश सरकार आम जनता की सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। इसके साथ ही अब प्रदेश की दामी सरकार प्रदेश में मेट्रो परियोजना को धरातल पर उतारने की कवायद में लगी हुई है। हालांकि प्रदेश में मेट्रो रेल परियोजना शुरू करने को लेकर चल रही प्रक्रिया को केंद्र सरकार में सफलता नहीं मिली, लेकिन शहरी विकास मंत्री वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने ये बताया कि अब राज्य सरकार इस परियोजना पर फिर से काम कर रही है। राज्य सरकार को मेट्रो रेल के 2 मंडल दिए गए हैं। अब मुख्य सचिव की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में मॉडल का निर्णय होगा और इसके बाद डीपीआर बनाई जाएगी। तो मैं ये, चूंकि आप जानते हैं कि मेट्रो हमारे प्रदेश में इसकी सुविधा मिले, इसके लिए लगातार हम प्रयास करते रहे और चूंकि सेंटर में हम लगातार इसकी बातचीत करते रहे, वहां आशातीत सफलता हमें नहीं मिली। अब हम लोग प्रदेश सरकार की तरफ से हमने 2 मॉडल दिए हैं। उन 2 मॉडल को लेके अभी एक सीएस की अध्यक्षता में बैठक होनी है। उस मॉडल को फाइनल होने के बाद, जो डीपीआर फाइनल होने के बाद, फिर हम इस काम की दिशा में आगे बढ़ेंगे। तो खबर सोनप्रयाग से है अगली, जहां फंसे हुए यात्रियों को सुरक्षित निकालने के लिए एसडीआरएफ की रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। अब तक 3500 से ज्यादा यात्रियों को रेस्क्यू कर लिया गया है। पहाड़ी मार्ग क्षतिग्रस्त होने के बाद नदी के किनारे से रोप के द्वारा रेस्क्यू किया जा रहा है। इसके साथ ही ड्रोन के माध्यम से भी यात्रा मार्ग पर मॉनिटरिंग की जा रही है। लिंचोली थारू कैंप के पास सर्च अभियान लगातार चल रहा है। 2 दिन से एसडीआरएफ, उत्तराखंड पुलिस और स्थानीय पुलिस, एनडीआरएफ और अन्य बचाव इकाइयों के साथ मिलकर केदारनाथ यात्रा मार्ग पर फंसे यात्रियों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाए जा रहे हैं। सेना नायक एसडीआरएफ मणिकांत मिश्रा द्वारा रेस्क्यू में लगी एसडीआरएफ टीमों को रेस्क्यू संबंधी महत्वपूर्ण दिशा निर्देश लगातार दिए जा रहे हैं। तो वहीं सोनप्रयाग गौरीकुंड पहाड़ी मार्ग में अचानक मलबा और बोल्डर गिरने से रेस्क्यू के लिए उपयोग किए जा रहे 2 किलोमीटर लंबे वैकल्पिक मार्ग को क्षति पहुंची है। तो वहीं मौके पर पहुंचे एसडीआरएफ के कमांडेंट मणिकांत मिश्रा ने ड्रोन के माध्यम से आगे की कार्य योजना तैयार की और एसडीआरएफ की टीमों को सोनप्रयाग गौरीकुंड मार्ग में यात्रियों को सुरक्षित रेस्क्यू करने के लिए निर्देशित भी किया है। कमांडेंट के अनुसार पहाड़ी मार्ग से 2300 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया है, जबकि एसडीआरएफ स्थानीय पुलिस के द्वारा 737 लोगों को हेली से रेस्क्यू किया जा चुका है। खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां मानसून का प्रकोप लगातार जारी है और बादल फटने से कई लोग फंसे हुए हैं, जिसे देख आज फिर से रेस्क्यू अभियान को शुरू किया गया। रेस्क्यू अभियान के तहत रुद्रप्रयाग पुलिस ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी की है। पुलिस उपाधीक्षक गुप्तकाशी हर्षवर्धनी सुमन ने यह बताया कि आज भी रेस्क्यू कार्य लगातार जारी है। अलग अलग स्थानों पर फंसे हुए यात्रियों को सुरक्षित बाहर रेस्क्यू किया जा रहा है, निकाला जा रहा है। उपाधीक्षक गुप्तकाशी हर्षवर्धनी सुमन, मैं आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि जितने भी यात्री हमारे यहाँ बारिश के कारण प्रभावित है, वो सभी सुरक्षित जगह में है और जगह जगह पर हमारा रेस्क्यू प्रोग्राम चल रहा है। आप देख रहे हैं लिंचोली में, भीमबली में, गौरीकुंड में, जंगल चट्टी में और सोनप्रयाग क्षेत्र में भी हमारा कंटिन्यूसली हमारा रेस्क्यू प्रोग्राम चल रहा है। जगह जगह से हमने कल भी 3-4 हज़ार के करीब यात्रियों को हमने निकाला था। आज भी हमारा ये कंटिन्यू चल रहा है प्रोग्राम और जगह जगह पर अभी भी कई जगह पे लैंडस्लाइड हो रहा है, पर हमारे सभी यात्री जो है सुरक्षित स्थानों में हैं, उनको फूड पैकेट्स आदि प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो मैं आप सभी से अनुरोध करूंगी कि अगर आपके कोई परिचित जो आपसे जिनसे आप कांटेक्ट नहीं कर पा रहे, उनका जो आप नंबर, नाम हमारे डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल को नोट करवाइए। हमारा जो आकस्मिक हमने जो इमरजेंसी नंबर दिया है उसमें अपना डिटेल शेयर करें। तो उत्तराखंड में कुदरत कहर बनकर बरप रही है। बारिश में लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। लोगों को 31 जुलाई की रात हुई तेज बारिश से भारी नुकसान भी हुआ है। कई जगहों पर रास्ते टूट गए हैं।
फंसे हुए यात्रियों और स्थानीय लोगों को निकालने का काम लगातार किया जा रहा है। करीब 1500 से ज्यादा लोगों को अब तक रेस्क्यू कर निकाला जा चुका है। पूरे राज्य में लगभग 100 से ज्यादा सड़क पूरी तरीके से प्रभावित हैं, बंद हो चुकी हैं। सचिव आपदा प्रबंधन विनोद कुमार सुमन ने बताया कि रेस्क्यू अभियान लगातार जारी है। 31 जुलाई को काफ़ी ज़्यादा बरसात हुई है, उससे काफ़ी दिक्कतें भी हुई हैं। कई रास्ते हमारे बाधित हुए हैं। वर्तमान में हमारा केदारनाथ जी का रास्ता बाधित है और कई जगह टूटा हुआ है, जिससे यात्रियों को दिक्कत हो रही है। उस क्रम में हम लोगों ने जो भीमबली और लिंचोली में लोग फंसे हुए थे, उसमें से लगभग 700 से अधिक लोगों को कल रेस्क्यू किया है। जो लोग गौरीकुंड में थे, उसमें काफ़ी लोगों को पैदल निकाला गया है सोनप्रयाग तक। आज सोनप्रयाग का रास्ता पुनः बाधित हुआ है, तो वो थोड़ा सा रास्ता खतरनाक हो रहा है। रोकने की कार्रवाई की जा रही है लोगों को, लेकिन तब भी इक्का दुक्का लोग आ जा रहे हैं। सुबह से आज पुनः 5 हेलीकॉप्टर लिंचोली और भीमबली में तैनात किए गए हैं। उनसे लगातार रेस्क्यू का कार्य किया जा रहा है, लोगों को नीचे लाया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों पे भारत सरकार से बात करके एक MI-17 हेलीकॉप्टर और एक चिनूक हेलीकॉप्टर की व्यवस्था की गई है। दोनों हेलीकॉप्टर कल हमारे आ गए थे गौचर में। आज सुबह MI-17 हेलीकॉप्टर केदारनाथ जी गया था, वहाँ से 15 लोगों को लेकर आया है नीचे। चिनूक हेलीकॉप्टर भी गया था गौचर से, रास्ते में लौटना पड़ा क्योंकि बादल आ गए थे। अभी वहाँ पे बादल छाए हुए हैं, तो इस चक्कर में रेस्क्यू का काम केदारनाथ जी में बंद है। और हम प्रयास कर रहे हैं कि साइमल्टेनियस दोनों चलावें हेलीकॉप्टर। कुछ ज़्यादा ऊंचाई पे हमारा चिनूक और MI-17 चलेंगे, जो केदारनाथ जी से गौचर ले आएंगे यात्रियों को। और हमारा दूसरा भीमबली और लिंचोली से गुप्तकाशी के आसपास जो हेलीपैड है, गुप्तकाशी में हेलीपैड है, वहाँ ले आएंगे। तो रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहा है। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। मानसून में भारी बारिश ने जनजीवन को पूरी तरीके से अस्त व्यस्त कर दिया है। सावन के महीने में महाकाल के भक्तों को परेशानी तो हुई रही। उत्तराखंड के केदार घाटी में मानसून सीजन में आई प्राकृतिक आपदा के चलते यहां पर आए श्रद्धालुओं को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। केदार घाटी में प्राकृतिक आपदा के चलते कई जगह पर रास्ते और सड़कें पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जिसके चलते श्रद्धालुओं को रेस्क्यू करके सुरक्षित स्थानों पर लाने का कार्य बहुत तेजी से किया जा रहा है। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार आपदाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा यहाँ पर कर रहे हैं। कोशिश यही है सरकार प्रशासन की कि जो इस समय आपदा की जद में जो लगा है, जो प्रभावित लोग हैं, उनको राहत पहुंचाई जा सके। केदारनाथ घाटी में जो लोग अभी फंसे हुए हैं, उनके लिए लगातार रेस्क्यू अभियान जारी है। अभी कहा जा सकता है कि इस रेस्क्यू अभियान में अभी तक जो SDRF की टीमें जुटी थी, पुलिस टीम जुटी थी, अब NDRF भी यहाँ पर जुटी हुई नजर आ रही है। सेना के हेलीकॉप्टर यहाँ पर बुला ली गई, यानी जिन जगहों पर रास्ते नहीं है, जो रास्ते पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो सके, वहां पर एयरलिफ्ट करके उन लोगों को सुरक्षित स्थानों पर लाने का काम किया जा रहा है। अभी तक लगभग 1500 से ज्यादा लोग यहाँ पर सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाए जा चुके और आने वाले समय में भी ये रेस्क्यू अभियान जारी है। लेकिन चिंता इस बात की है कि जिस प्रकार से भारी बारिश उस क्षेत्र में हुई है, तो ऐसे में वहां पर भूस्खलन की जो घटना है वो लगातार वहां पर हो रही है और प्रभावित लोगों की जो संख्या है वो अभी भी कम नहीं हो पाई है। लगातार राहत और बचाव के काम जारी है, लेकिन प्रशासन के स्तर पर लगातार कोशिश यही है सरकार की और प्रशासन की कि उन लोगों की मदद है वो ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर की जा सके और जो इस आपदा की जद में जो लोग फंसे उनको सुरक्षित स्थानों पर लाया जा सके। तो अगली खबर हरिद्वार से है, जहां कांवड़ मेले के सकुशल खत्म होने के बाद जिलाधिकारी और SSP ने गंगा पूजन कर दक्ष मंदिर में भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। और जिलाधिकारी और SSP ने अधिकारियों के साथ हर की पड़ी पर मां गंगा का पूजन कर वहां से जल लाकर दक्षेश्वर महादेव मंदिर में जलाभिषेक किया। आज अंतिम दिन है हमारे कांवड़ यात्रा का और इसमें जलाभिषेक के साथ ही आज कांवड़ यात्रा का भी समापन हो जाएगा। तो जैसे भी प्रथा रही है, इसमें कप्तान साहब, हम और पूरी टीम जिन्होंने इस पूरी यात्रा में टीम ने जो काम किया, जिस मनोयोग के साथ काम किया है, ब्रह्मकुंड से गंगा जल लेके हम लोग दक्ष मंदिर आते हैं और जलाभिषेक करते हैं। तो आज इसी उद्देश्य से हम लोग यहाँ पे आए और माँ गंगा से प्रार्थना करते हैं, भगवान शिव जी से प्रार्थना करते हैं कि जितने भी श्रद्धालु हमारे आज यहाँ पे कांवड़ यात्रा के लिए आए थे, लगभग 4.25 करोड़ के करीब कांवड़ यात्री हमारे आए थे, उनकी मनोकामना पूर्ण हो। तो सावन का पावन महीना चल रहा है। हर साल सावन के महीनों में
बड़ी संख्या में कांवड़िए उत्तराखंड पहुंचते हैं, खासकर शिवरात्रि के दिन। कांवड़ यात्री भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं और ऐसे में कांवड़ियों को लेकर सुचारू व्यवस्था पूरी तरीके से सही ढंग से चले, इसलिए सरकार और प्रशासन के लिए यह बड़ी चुनौती बन गया है। आज शिवरात्रि के पावन पर्व पर कांवड़ियों द्वारा जलाभिषेक कर यह यात्रा सुचारू रूप से संपन्न हुई, जिसको लेकर आईजी गढ़वाल KS नगलन्यान ने पुलिस प्रशासन को बधाई दी और सराहना की। महाकाल की भक्ति में लीन हुए 4 करोड़ के लगभग कांवड़ियों ने जल भरा और देवभूमि में कांवड़ियों का लगातार तांता भी लगा। वैसे 22 जुलाई से ये कांवड़ यात्रा विधिवत रूप से शुरुआत हुई थी, लेकिन कांवड़िए 1 जुलाई से आना शुरू हो गए जो राजस्थान और दूर दराज से आते हैं। लेकिन जो वाहनों से आना है ये आपका 22 तारीख से शुभारंभ हुआ था और लगभग आज ये जो है अभी भी आप देख रहे हैं कि लगातार कांवड़ जो आए थे अपने डेस्टिनेशन को, जो बिजनौर और मुजफ्फरनगर जो पास के अभी भी जा ही रहे वापस। तो करीब 4.5 करोड़ के आसपास की एक संख्या रही है, ये 4 करोड़ से ऊपर ही है टोटल। अभी फाइनल फिगर नहीं आया है, तो शाम को ही हम बता पाएंगे टोटल कितने कांवड़ यात्रियों के द्वारा इस बार। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर हल्द्वानी से है, जहां दिल्ली की कोचिंग हादसे के बाद सभी डरे हुए हैं, साथ ही सबक लेते हुए सख्त कदम उठा रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश के बाद आज सिटी मजिस्ट्रेट AP वाजपेयी के नेतृत्व में नगर निगम, फायर डिपार्टमेंट, विकास प्राधिकरण, शिक्षा विभाग और पुलिस द्वारा शहर भर के कई कोचिंग सेंटरों का औचक निरीक्षण किया गया। कुछ कोचिंग सेंटर बेसमेंट में संचालित होते हुए पाए गए, जिस पर सिटी मजिस्ट्रेट AP वाजपेयी ने कोचिंग सेंटर के संचालक के प्रति अपनी कड़ी नाराजगी जाहिर की। शासन से प्राप्त निर्देशों के क्रम में नगर निगम, प्राधिकरण, पुलिस, फायर और जितने भी महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट हैं उनकी एक संयुक्त कमेटी बनाई गई है और उनके द्वारा बेसमेंट में जो भी मानवीय गतिविधियां हैं उनका इंस्पेक्शन किया जा रहा है, चाहे वो कोचिंग हो, चाहे वो टेली की कोचिंग हो या अन्य कोई गतिविधि हो, और उनको एक अपना पक्ष रखने का भी मौका दिया जा रहा है। परंतु जहां पर गंभीरतापूर्वक नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है या गंभीर वायलेशंस देखे जा रहे हैं, उनको सील करने की कार्रवाई भी प्रस्तावित की है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के क्रम में DM मैडम ने एक कमेटी बनाई है, उसमें सभी विभागों के अधिकारी हैं, विशेषकर पुलिस, अग्निशमन और विकास प्राधिकरण, शिक्षा विभाग के इसमें सम्मिलित हैं। अभी हम लोग हल्द्वानी नगर क्षेत्र के अंतर्गत कॉम्प्लेक्स में खासकर बेसमेंट में जो संचालित कोचिंग सेंटर हैं या स्टडी सेंटर के नाम पर चलाए जा रहे हैं उनका निरीक्षण कर रहे हैं। अभी 3 सेंटर इसमें सीज किए गए हैं। अन्य सेंटर जो उपस्थित मिले हैं उनसे उनके वांछित जो अभिलेख हैं वो मांगे गए हैं, उनको समय दिया गया, नोटिस उनको जारी किया जाएगा। आगे भी इसमें कार्रवाई जारी रहेगी। तो अगली खबर देहरादून से है, जहां बीते दिनों दिल्ली में कोचिंग सेंटर में जलभराव जैसे मामले को देखते हुए अब शहर के दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भी सेफ्टी ऑडिट शुरू होने वाला है। इसके संबंध में जानकारी देते हुए दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल के CMS डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने बताया कि पहले भी समय समय पर सेफ्टी ऑडिट होते रहे हैं, बावजूद इसके अब इसे एक व्यवस्थित तौर पर किया जाएगा। पहले भी हम लोग इस तरह के बिल्डिंग सेफ्टी मेजर को लेकर राउंड्स वगैरह करते रहे हैं, लेकिन अब एक हमने पेपर के तौर पर कि बिल्कुल हम इस चीज को हम अपना एक नोटिफाई भी करें और हमारे पास रिकॉर्ड भी रहे। तो एक कवायद शुरू की है कि एक बहुत डिटेल एक सेफ्टी राउंड बहुत जल्दी आजकल में हम लोग करने वाले हैं। तो इसमें इसके 2 फायदे हैं कि एक तो सेफ्टी मेजर्स हमारे बिल्कुल दुरुस्त हैं, वो हमें मालूम पड़ जाएगा, और दूसरा कोई कमी अगर है तो वो भी हम लोग को जिससे बहुत जल्दी शीघ्र ही ठीक कराने का एक प्रयत्न रहेगा। लेकिन जो हमारी जैसे देखा आपने 3 बिल्डिंग है, ये एक OPD बिल्डिंग है, इसमें भी करीब 5 से 6 हज़ार आदमी डेली और इससे ज़्यादा ही डेली आता है, तो एक कोई रिस्क तो नहीं है। और हमारी OT इमरजेंसी बिल्डिंग भी है, जहाँ भी लगभग 3 से 4 हज़ार आदमी रोज ऊपर नीचे होता है वहाँ। और जो एक पुरानी बिल्डिंग है हमारी पुरानी मेन अस्पताल की, तीनों के इंचार्जेस बनाए गए हैं जो कि एक वीकली बेसिस पर, और कुछ कार्य ऐसे हैं जो डेली बेसिस पर वो लोग करते रहे हैं, लेकिन अब पेपर के तौर पर उनको हमें सबमिट करना होगा, जिससे कि कोई भी प्रॉब्लम है तो हम उसे बिल्कुल त्वरित तौर पर ठीक कर सकें। अगली खबर हल्द्वानी से है, जहां बेस अस्पताल में कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने
अचानक छापेमारी करी और अस्पताल में संचालित डायलिसिस सेंटर पहुंचे, जहां उन्हें भारी अनियमितताएं देखने को मिली, जिसके बाद उन्होंने डायलिसिस सेंटर चलाने वाली आउटसोर्स एजेंसी और अस्पताल के सीएमएस को फटकार लगाई। साथ ही 1 महीने का सीसीटीवी फुटेज निकालकर चेक करने के निर्देश भी दिए। हल्द्वानी में जो बेस हॉस्पिटल है, इस बेस हॉस्पिटल में जो डायलिसिस होती है, ये डायलिसिस एक कंपनी को आउटसोर्स्ड है और यहाँ पे एक दिन में लगभग 70 के आसपास जो पेशेंट्स का लोड है। और पिछले काफ़ी समय से मैं न्यूज़पेपर्स के माध्यम से देख रहा हूँ इसकी शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। पहले तो 2-3 बार ऐसा हुआ था कि पानी ख़त्म हो गया था, उसकी शिकायतें थी, उसको फिर इंटरवीन करके रिजॉल्व करा दिया गया। और अभी एक शिकायत आज मैंने देखी है कि बेड्स यहाँ पे नहीं हैं और गत्ता लगा के किसी तरीके से काम चलाया जा रहा है, जो कि काफ़ी गलत है और पेशेंट से ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैं आज केवल ये देखने आया था कि यहाँ पे क्या हो रहा है। 2 यहाँ पे डॉक्टर्स होने चाहिए, उसमें से भी एक यहाँ पे नहीं है। तो एक तो मैंने यहाँ पे जो PMSN से कहा है कि आप रेगुलर इंस्पेक्शन करेंगे, दिन में 1 बार यहाँ पे ज़रूर आएंगे। जो भी एजेंसी की ओर से कमी रहती है इन राइटिंग अपने DG को बताएंगे, उसमें जो भी पीनल मेजर्स हैं उनका भी उल्लेख करेंगे। और उसके बाद भी नहीं होता तो व्यक्तिगत रूप से या तो DM को बताएंगे, DM नैनीताल साहब को बताएंगे या मुझे बताएंगे। तो देहरादून से बड़ी खबर आपको बता दें कि विधानसभा के मानसून सत्र का आदेश जारी। 21 अगस्त से 23 अगस्त तक आहूत होगा सत्र। तो 3 दिनों तक चलेगा यह मानसून सत्र। गैरसैंण में आयोजित होगा यह सत्र। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, 3 दिनों तक यह मानसून सत्र चलने वाला है और 23 अगस्त ये सत्र जो है वो 23 अगस्त को आहूत होगा। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, गैरसैंण में आयोजित होगा ये सत्र, मानसून सत्र, और 3 दिनों तक ये मानसून सत्र चलने वाला है। 23 अगस्त को आहूत होगा मानसून सत्र। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, विधानसभा के मानसून सत्र के लेकर आदेश जारी। 23 अगस्त से आहूत होगा ये सत्र, 3 दिनों तक ये मानसून सत्र चलने वाला है। गैरसैंण में आयोजित होगा ये सत्र। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो वो बड़ी खबर देहरादून से, जहां गैरसैंण में आयोजित सत्र होगा और 21 अगस्त से 23 अगस्त तक यानी 3 दिन तक ये मानसून सत्र चलने वाला है, जिसको लेकर आदेश जारी कर दिया गया है। गैरसैंण में ये मानसून सत्र होने जा रहा है और विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर आदेश जारी। 21 से 23 यानी 3 दिन तक मानसून सत्र चलने वाला है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां पर विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर आदेश जारी कर दिया गया है। 21 अगस्त से 23 अगस्त तक मानसून सत्र जारी कर दिया गया, यानी कुल 3 दिन चलने वाला है ये सत्र और गैरसैंण में ये सत्र यानी मानसून सत्र होने जा रहा है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बताएं। तो देवभूमि समाचार में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए न्यूज़। नमस्कार।